इसको हम कुछ पोर्शन में डिवाइड करेंगे जैसे हमें टॉपिक कवर करने हैं। नंबर 1 पार्ट होगा यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी का, ए बना के लिखिए आप। कुछ भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग हमने क्या लिखा, ए, और ए में आप लिखिए बजट व्यवस्था। ये पहला टॉपिक होगा हमारा। बजटरी सिस्टम, बजट व्यवस्था। क्लियर है? बजट व्यवस्था में आप सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं। इसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है बजट निर्माण, लिखते जाइए। एग्जैक्टली हमें सिलेबस से समझना है। बजट मेकिंग या कॉन्सेप्ट ऑफ बजट मेकिंग, इस तरह का टॉपिक आपके कोर्स में है। बजट कैसे बनता है। दूसरा इसमें लिखेंगे आप पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त। पब्लिक का यहाँ तात्पर्य जो है वो है सरकार। तो सरकार का फाइनेंस यानी सरकार का पैसा कहाँ से आता है और सरकार का पैसे कैसे खर्च होता है, कहाँ जाता है। गवर्नमेंट किस तरह से अपनी इनकम क्रिएट करती है, गवर्नमेंट किस तरह से अपने एक्सपेंडिचर को, मतलब खर्चों को प्रबंधित करती है। कैसे गवर्नमेंट का लॉन है, किस तरह की गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी है। इस तरह की बहुत सारी बातें इसमें आएगी, जैसे पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। इसी में एक बात और है, फिस्कल पॉलिसी, हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय नीति। फिस्कल पॉलिसी क्या नाम देंगे हम, राजकोषीय नीति। तो चौथा इसमें जो पार्ट रहेगा उसका नाम है जीएसटी। चौथे पोर्शन का क्या नाम रहेगा, जीएसटी। पूरा नाम आपको पता ही होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये इस बार आपका पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, सिलेबस में थोड़ा बदलाव हुआ है। अर्थव्यवस्था के सिलेबस में पिछली बार जीएसटी नहीं लिखा हुआ था, इस बार इन्होंने जीएसटी लिखा है। हर बार जीएसटी से क्वेश्चन आता है, इस बार 100% आएगा। इस बार 100% आएगा, पिछली बार भी आया है, इस बार आएगा। हो सकता है एक से ज़्यादा भी आ जाए, क्योंकि इकोनॉमी में अभी जीएसटी बहुत ही उभरती हुई कर व्यवस्था है। एक टैक्स सिस्टम है जिसके बारे में बहुत सारी बातें भारत के आम आदमी को पता होनी चाहिए। तो इसलिए ये पूरे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके बजटरी सिस्टम में रखें। तो बजट कैसे बनता है, सरकार का पैसा कहाँ से आता है, सरकार का पैसा कहाँ खर्च होता है। देश में सरकार जो बजट को लेकर पॉलिसी बनाती है, बजट को लेकर जो पॉलिसी बनाती है, लोक वित्त को लेकर जो पॉलिसी बनाती है, उसको कौन सी पॉलिसी कहते हैं, राजकोषीय नीति। राजकोषीय का मतलब हमेशा याद रखना सरकार होता है। राजकोषीय का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है पैसे को व्यवस्थित करने के लिए, फाइनेंस को व्यवस्थित करने के लिए, उसका नाम क्या होता है, राजकोषीय नीति। और एक है जो 1 जुलाई 2017 को टैक्स सिस्टम लागू हुआ था, उसका क्या नाम था, जीएसटी। आज से हम यहीं से क्लास शुरू करेंगे। इसके बाद जो पार्ट हमारा अगला रहेगा, बजट व्यवस्था के साथ कुछ चीज़ों को और उठा के पढ़ा जा सकता है, जिसे हम मिसलिनियस में लिखेंगे। मतलब बेसिकली इससे जुड़े हुए टॉपिक है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो ज़्यादा प्रायोरिटी से नहीं पढ़ेंगे। लिख दो, ए में ही लिख रहे हैं हम, अन्य करके। ये कोर पार्ट है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अन्य का मतलब ये है सिलेबस में, लेकिन मैं आपको थोड़ा विश्वास दिला सकता हूं कि यहाँ से पिछले कई वर्षों में अच्छे सवाल नहीं बने हैं या बने ही नहीं हैं। पिछले कई पेपर हमारे सामने हैं। सेमिनार में मैं बच्चों को बता रहा था कि आपके एग्ज़ाम में 150 सवाल आते हैं और आपके अभी तक 5 पेपर प्री के मॉडल पेपर के रूप में काउंट हो सकते हैं। कितने पेपर, वैकेंसी 3 थी, 13, 16, 18, लेकिन 13 में 3 पेपर हुए थे। तो 5 पेपर इंटू 150 सवाल कितना हो गया, 750। और एक एसआई का पेपर हुआ है जिसका सिलेबस भी आपके जैसा ही है, तो प्लस 100 क्वेश्चन जीके के कितने हो गए, 850। 2022-23 वालों के लिए ये 150 सवाल आप वाले जुड़ जाएंगे। जिस दिन आप एग्जाम दोगे तो उनके लिए मॉडल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 1000। तो मॉडल क्वेश्चन हमें ये आइडिया देते हैं कि हमें तैयारी का तरीका कैसा रखना है। हमें कहीं आईएएस के जैसी तैयारी करनी है या कहीं पटवार जैसी ही तैयारी करनी है। लेकिन नो डाउट आरएएस के कई बार इतने अच्छे पेपर बने हैं कि उन्होंने यूपीएससी को फॉलो किया हुआ है। तो हो सकता है कि इस बार भी ऐसा ही कुछ हो जाए। तो हमें एक लेवल से भी चलना है, फैक्चुअल भी चलना है, कॉन्सेप्ट भी समझने हैं। मतलब समझ लीजिए, इतना सरल नहीं है जितना बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी हो जाएगा, 50 दिन में हो जाएगा। जद्दोजहद है, आप कर ही रहे हैं, सुबह से आए हैं अभी तक बैठे हैं, ये लगातार चलती रहेगी। तो 850 सवाल ये कहते हैं कि ये जो मिसलेनियस हम लिख रहे हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है।
लेकिन आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं। तो नाम लिखो आप, अकाउंटिंग, लेखांकन, अकाउंटिंग पार्ट है, लेखांकन। कोई कॉमर्स वाला बच्चा थोड़ा खुश हो सकता है, लेकिन काम का नहीं है। इस तरह की खुशी हमारे काम की नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग नहीं है जो आपके कॉमर्स में काम आती है। इसका जो वहाँ लिखा हुआ है सिलेबस में, इस तरह से लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या है, यानी कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणा, इसके प्रकार और इसका एडमिनिस्ट्रेशन में यूज किया है। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले कई वर्षों से यहाँ से कोई सवाल बनाया नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑब्जेक्टिव बनने की यहाँ से जो दरकार है वो थोड़ी कम है, तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, दूसरा पार्ट यहाँ लिखिए, यहाँ से इन्होंने सवाल बनाए हैं। मिसलिनियस का जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखिए आप, सब्सिडी और पीडीएस। सब्सिडी और पीडीएस के लिए हिंदी में एक शब्द आता है, जन वितरण प्रणाली। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सब्सिडी और पीडीएस। एक तीसरा टॉपिक यहां और ऐड ऑन करिए आप, ई कॉमर्स। सिलेबस में क्या वर्ड यूज किया इन्होंने, ई कॉमर्स। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तीनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको कुछ नोट्स दिए जा सकते हैं, जल्दी से इसको कराया जा सकता है। जहां इसे करवाने में जितना समय लगेगा उसके तुलना में इन टॉपिक्स को करने में हम मात्र इस पूरे समय का 10% लेंगे। कितना लेंगे, 10%। आप पिछले पेपर देखना, आपको आइडिया लगेगा। और मेरा अनुभव भी कहता है कि जितना चीज़ें हम करेंगे वो बहुत पर्याप्त होगी। क्लियर है? अब आइए बी पार्ट में। पार्ट बी, पार्ट बी में लिखिए, पार्ट बी आपका थोड़ा विस्तृत जैसा पार्ट है, मतलब थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। इसमें लिखिए आप, नियोजन, नियोजन तथा व्यापार, ट्रेड एंड प्लानिंग कह सकते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, ट्रेड एंड प्लानिंग। अच्छा, नियोजन को हम आर्थिक नियोजन कह सकते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग। कैसी प्लानिंग है, आर्थिक नियोजन। और व्यापार, व्यापार मतलब अंदरूनी भी हो सकता है और बाहरी भी हो सकता है, मतलब विदेशी व्यापार भी हो सकता है, घरेलू भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप लिखिए इसके अंदर क्या क्या टॉपिक आपके सिलेबस से रिलेवेंट है। नंबर 1, फर्स्ट इसमें लिखिए आप, विदेश व्यापार नीति। डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली यहां से क्वेश्चन बनते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, विदेश व्यापार नीति। टॉपिक का नाम क्या है, विदेश व्यापार नीति। नंबर 2 टॉपिक लिखिए यहां पे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तीसरे में लिखिए आप, तीसरा जो पार्ट रहेगा हमारा, यहां पे लिखिए नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय आय। नंबर 4 पे लिखिए यहां पे, देखिए पिछली बार आपके सिलेबस में डायरेक्टली लिखा हुआ था पंचवर्षीय योजनाएं, इस बार इन्होंने हटा दिया है। लेकिन हम पंचवर्षीय योजनाओं का एक स्ट्रक्चर समझ सकते हैं कि पंचवर्षीय योजना कैसे बनती थी, क्यों हटाई, अभी की हमारे देश की प्लानिंग का स्ट्रक्चर कैसा है। तो यहाँ एक प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट कमीशन है, रखा हुआ तो आपके पॉलिटी में, लेकिन इकोनॉमी में भी उसको समझना बहुत जरूरी है। उसका नाम है नीति कमीशन। तो लिखिए नीति आयोग, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग लिखा आपने, तथा योजनाएं, इसके साथ लिखना है, तथा योजनाएं। बहुत सारी योजनाएं होती है जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनती है, योजनाएं। ठीक है, योजनाओं में पंचवर्षीय योजनाएं भी क्या हो गई, शामिल हो गई।
अगला लिखिए, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। एक सवाल कई बार एग्जाम में निकाला गया है यहाँ से और बनने की गुंजाइश रहती है। अभी एक नया और इंडेक्स आपके सिलेबस में जोड़ दिया है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो लिखो खुशहाली सूचकांक, हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाली सूचकांक। भूटान ने इस तरह का इनिशिएटिव दुनिया में लिया था। ये देखा जाता है दुनिया के लोग कितने हैप्पी रहते हैं और कितना स्ट्रेस लेते हैं, इसको लेके इंडेक्स निकलता है। तो हर दुनिया की जो मेजरमेंट होती है अलग अलग इसके मापदंड होते हैं और ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है। पहले करंट अफेयर में पढ़ते थे लोग, लेकिन नो डाउट कॉन्टेम्प्रेरी पार्ट है, लेकिन इकोनॉमिक्स में जोड़ दिया है, नया जुड़ा है, एक सवाल आना पॉसिबल है। क्लियर है, इसलिए यहाँ रखा गया है। देखते हैं कि, और चूंकि यहाँ से सवाल भी फैक्चुअल निकल सकता है, भारत की कौन सी रैंकिंग है, इसमें क्या क्या मेजरमेंट लिए जाते हैं, मेजरमेंट मतलब इसके डायमेंशन, आयाम क्या क्या हो सकते हैं इसको मापने के, दुनिया में कौन सा देश इसमें सबसे उच्च स्थान पर है, कौन दुनिया में सबसे ज़्यादा तनाव में है। अभी यदि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स देखें तो सबसे बुरी स्थिति में कौन सा देश हो सकता है, अफगानिस्तान, जिसकी हालत बहुत ख़राब है। पहले इराक और सीरिया जैसे देशों की हालत ख़राब थी, अभी भी है। क्लियर है, आगे लिखिए, इसी में आ रहे हैं, टॉपिक चल रहा है पार्ट बी में ही, गरीबी और बेरोजगारी। हमेशा यहाँ से सवाल बनते आए हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है, गरीबी और बेरोजगारी, गरीबी और बेरोजगारी, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पॉवर्टी का पार्ट है और अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी। अगला लिखिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, सोशल जस्टिस करके आप लिख सकते हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता। आप इसके ब्रैकेट में लिख दो योजनाएं, यहां से सवाल आपका जो आएगा 100% किसका बनेगा, योजनाओं का। और ज्यादातर राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे से योजनाएं पूछी जाती है, लेकिन भारत में भी इस टॉपिक को हम समझ लेंगे, सामाजिक न्याय और अधिकारिता। क्लियर है, नेक्स्ट एक टॉपिक आपके सिलेबस में इस तरह का जोड़ा हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट करके। तो बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इस तरह का टॉपिक है। लिखिए, आर्थिक समृद्धि और विकास का आधारभूत ज्ञान, आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, एवं विकास का आधारभूत ज्ञान, बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर है, इस पोर्शन को आप पार्ट बी कह सकते हैं। आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या नाम दे सकते हैं, पार्ट बी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से ज़्यादातर सवाल बन सकते हैं। अब आइए आप पार्ट सी करके, अगला भाग, पार्ट सी में क्या बन सकता है, देखिए आप, हमारे देश में इकोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे बोलते हैं प्रोडक्शन। दुनिया में भी हर अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होती है, उत्पादन पर। और उत्पादन जो होता है उसको कई सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। तो उत्पादन के कोर पार्ट पे देखें या इंपॉर्टेंट सेक्टर्स देखें, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं, 3, कृषि, उद्योग और सेवा। और तीनों क्षेत्र आज के टाइम में प्रायोरिटी रखते हैं। विशेषतः एग्रीकल्चर से बहुत सारे सवाल पिछले कई वर्षों में बनते आए हैं। एग्रीकल्चर को लेकर इंपॉर्टेंस जो एग्जामिनर कहें कि परीक्षा को लेकर जो महत्व है पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप लिखिए अगला टॉपिक सी में, उत्पादन के महत्वपूर्ण क्षेत्र, उत्पादन के महत्वपूर्ण क्षेत्र। अब इसमें नीचे आप 3 बातें लिख दो, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। एग्रीकल्चर सेक्टर जिसे प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर के नाम से भी पहचाना जाता है। डिटेल में आगे देख लेंगे।
उत्पादन के मुख्य क्षेत्र कितने होते हैं? 3, कृषि, उद्योग और सेवा। क्लियर है? तो ये आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू पे इंपॉर्टेंट तीसरा पार्ट, मतलब तीसरा अपने आप में एक पार्ट है जिसमें कृषि पढ़ना है, उद्योग पढ़ना और क्या पढ़ना है? सेवा। चौथा पार्ट लिखिए डी। डी को हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं, वित्त बाजार। क्या कहेंगे? वित्त बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। क्या वर्ड यूज किया आपने? वित्त बाजार। अब वित्त बाजार में आपके सिलेबस के लिहाज से क्या क्या जरूरी चीजें लिखिए। नंबर 1, बैंकिंग। बैंकिंग की अवधारणा, ऐसे लिख दो, कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग की अवधारणा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू पे देख रहे हैं, ज्यादा डिटेल यहां बैंकिंग नहीं पढ़ना है। मेंस में जाएंगे तो बैंकिंग में काफी बातें हैं, उसमें कमर्शियल बैंकों का जो इंपॉर्टेंस है, उसके अलावा आरबीआई के बारे में डिटेल है, उसके अलावा हमारे देश में जो करेंसी है उसके बारे में भी डिटेल है। लेकिन प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पे बैंकिंग लिखा हुआ है, लेकिन सवाल यहाँ से नहीं बनते देखे मैंने, ज़्यादातर आरबीआई से बने। तो दूसरा टॉपिक लिखिए, आरबीआई तथा मौद्रिक नीति, आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी। सिलेबस आरबीआई तथा मौद्रिक नीति। आरबीआई तथा क्या लिखा? मौद्रिक नीति। क्लियर है? नेक्स्ट तीसरा पार्ट लिखिए यहां पे, शेयर मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। शेयर मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। शेयर मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज, क्या वर्ड यूज है? शेयर मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। चौथा लिखिए, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति। क्लियर है? चौथे पार्ट का नाम क्या है? मुद्रास्फीति। तो इन्फ्लेशन, महंगाई से सवाल बन सकते हैं। ये आपका सिलेबस है, कॉपी में लिखना हर बार ठीक रहता है, ताकि हर बच्चे को हमेशा सिलेबस याद होना चाहिए। उसके बाद कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। बिना सिलेबस समझे कोई चीज़ तैयार नहीं होती। तो इनिशियल हमें वापस से सारी चीज़ों को तैयार करना है अच्छे से। पहला पार्ट जो है यहाँ पे हमारा, जो आज से शुरू हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? बजट। बजट इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफ़ी अच्छे सवाल बनते हैं। अब यदि मैं इन 4 पोर्शन की बात करूँ तो अनसर्टेन है कि सवाल कहाँ से कैसे कैसे बनेगा, क्योंकि पिछले कई पेपर्स ने कई बार चौंकाया है। कई बार बजट, सिर्फ आप यदि बजट व्यवस्था की देखें तो आरएएस प्री 2013 में एक एग्जाम में 5 सवाल पूछे गए थे। आरएएस 2018 में यहाँ से आपको 2 सवाल ही मिले, जबकि आरएएस प्री 2016 में यहाँ से केवल 1 ही सवाल आया। तो ये फिक्स नहीं है कहाँ से क्या बनेगा। कभी कभी इकोनॉमी के इस पूरे कॉन्सेप्ट से 7-8 सवाल आए, कभी कभी 15 तक पहुँच गए, लेकिन यहाँ से 10 से 12 सवाल बनना तय है। कहाँ से? राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। तो जब हम बजट व्यवस्था पढ़ेंगे तो इसके अकॉर्डिंग राजस्थान की आर्थिक समीक्षा का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है फिस्कल मैनेजमेंट। चैप्टर का नाम क्या है? राजकोषीय प्रबंधन। उसे हम यहीं तैयार कर लेंगे। तो हम इंडियन इकोनॉमी या कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी या इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पढ़ते पढ़ते इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान के चैप्टर एक एक करके उठाएंगे। हम ये कोशिश करेंगे हर 2 दिन में हमारे आर्थिक समीक्षा के 1-2 चैप्टर तैयार होते जाए, ताकि अलग से हमें राजस्थान नहीं पढ़ना पड़े। राजस्थान को हम इसके साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि अवधारणाओं से राजस्थान की अर्थव्यवस्था क्या है? जुड़ी हुई है। इस तरीके से यदि एक बार आप लोगों के पास में सिलेबस है तो देख लीजिए। शायद मेरे हिसाब से हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब आपका जो पार्ट बी है, पार्ट बी का नाम, सॉरी दूसरा पोर्शन यहाँ पे क्या था? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान। कोई बच्चा ये समझे कि यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है? मैं कहूँगा पूरा ही इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे से कई बार ये लोग ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन निकालते हैं। कई बार लगता है यहाँ से सवाल नहीं बनेगा, लेकिन वहाँ से सवाल बना है। तो आर्थिक समीक्षा को हमेशा हमें इंपॉर्टेंस देनी है। क्लियर है? और 5 तारीख से आपकी जो टेस्ट सीरीज शुरू है,
उस टेस्ट सीरीज को भी ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों तरीके से दे सकते हैं। उसमें हमने इस तरह का मॉड्यूल रखा है कि विषय से आपको 100 सवाल पूछेंगे, मैथ्स और रीजनिंग से आपको हमेशा 10-10 मिला के 20 सवाल पूछेंगे, आर्थिक समीक्षा और करंट अफेयर मिला के 30 सवाल पूछेंगे। टोटल 15 टेस्ट में हर टेस्ट में आर्थिक समीक्षा आएगी, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। तो इसका मतलब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, करंट को भी कवर करता है और अर्थव्यवस्था में आपको मजबूत करेगा। तो ये पोर्शन इसके साथ साथ हम चलाते रहेंगे, तभी हमारा कोर्स बढ़िया से पूरा होगा। क्लियर है? आप हेडिंग लिखिए अपने कोर्स में, अपनी कॉपी में। पहला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, बजट व्यवस्था। बजट व्यवस्था और बजट व्यवस्था के चारों टॉपिक जो है आप दोबारा से लिख लीजिए, ताकि आपको बार बार ये दिमाग में रहे कि हमें एक एक करके ये चारों पढ़ने। कौन कौन से? बजट निर्माण, लोक वित्त, राजकोषीय नीति और जीएसटी। इसी अप्रोच में तैयारी करनी है। बजट निर्माण, लोक वित्त, राजकोषीय नीति और जीएसटी। अच्छा, बड़ी बात क्या है, बजट व्यवस्था हम दोनों रेफरेंस में पढ़ेंगे, भारत व राजस्थान। लेकिन चूंकि कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले हमें केंद्र के बजट को समझना जरूरी, फिर हम राज्य के बजट को, उससे केंद्र समझने के बाद राज्य में हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करने जैसा होगा। तो हो सकता है कि चीज़ें क्लास में ही सारी तैयार हो जाए। क्लियर है? तो सबसे पहले जो इसका पहला टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा बजट निर्माण। बजट निर्माण की अवधारणा इस तरह से सिलेबस में लिखा हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ बजट मेकिंग। बजट निर्माण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ बजट मेकिंग। तो पहले ब्रेक में हमारा ऑब्जेक्टिव यही होगा कि हम लोग जो पहला पार्ट है हमारा, दो पार्ट में हम पढ़ेंगे, एक ब्रेक लेने के बाद दोबारा बैठेंगे। तो उद्देश्य यही है कि बजट जो भी है, बजट की जितनी बातें हैं, बजट कैसे बनता है, उसको हम तैयार कर लें। क्लियर है? पहले आप एक बार को सारी व्यवस्थाओं को समझ लो, फिर उसको हम लिखना भी शुरू कर देंगे। ठीक है? सबसे पहले देखिए, ये जो शब्द है बजट, इसके बारे में समझिए। बजट जो होता है, इसे आप ये कह सकते हैं, ये इनकम और एक्सपेंडिचर का एक विस्तृत ब्यौरा होता है, विवरण होता है, जानकारी होती है। जनरली बजट एक आम आदमी बना सकता है, एक परिवार बना सकता है, एक सोसाइटी बना सकती है और एक राष्ट्र भी बना सकता है। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बना सकती है, कोई कंपनी बना सकती है। क्योंकि हमें जो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखना है, तो हमें भारत सरकार के और राज्य सरकार के बजट को समझना है। हमें अंबानी या टाटा के बजट को नहीं समझना, हमें हमारे बजट को भी नहीं समझना। लेकिन जब हम राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर बजट समझेंगे, तो हम हमारे घर परिवार से भी उसको कंपेयर कर सकते हैं कि बजट बनता कैसे है, बजट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। इस तरह की बातें बजट की अवधारणा कहलाती है। तो कोई पूछे बजट क्या है, तो आप ये कह सकते हैं, ये आय और व्यय का एक विस्तृत विवरण होता है, जानकारी होती है। कई लोग इसके लिए कहते हैं ये आय और व्यय का एक पूर्वानुमान होता है। पूर्वानुमान इसलिए कहा जाता है कि बजट, जैसे मान लीजिए बजट बन रहा है, तो बजट आने वाले वर्ष के लिए बनाया जाता है। बजट किसके लिए बनाया जाता है? आने वाले वर्ष के लिए, ताकि आने वाले वर्ष में प्लानिंग जो है उसके ऊपर फोकस किया जाए। प्लानिंग अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है। जैसे
जनरली कई प्रबंधन से रिलेटेड लोग ये कहते हैं कि यदि किसी भी कंपनी या गवर्नमेंट या संस्था का मैनेजमेंट अच्छा करना हो तो मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट शब्द जो होता है जिसे पी कहते हैं, और पी को हम प्लानिंग कहते हैं। पी को क्या बोलते हैं? प्लानिंग। आप यदि कई लोक प्रशासनिक अवधारणाओं को समझें तो एक लूथर गुलिक थे, या फिर बहुत सारे प्रशासनिक चिंतक थे जिन्होंने ये कहा कि किसी भी कार्य में उद्देश्य तक पहुंचने के लिए जो पहली सीढ़ी है उसका नाम क्या होगा? नियोजन। बिना प्लानिंग के, बिना नियोजन के आप उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी तरह से भारत और राज्य सरकार को भी अपने देश में, अपने क्षेत्र में स्थितियों को मजबूत करना है, आर्थिक और सामाजिक रूप से स्टेबिलिटी लानी है, लोगों को उनके जीवन स्तर में मजबूत करना है, तो उसके लिए एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसकी प्लानिंग होनी चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं ये आय और व्यय का एक विस्तृत ब्यौरा भी हो सकता है, ये पूर्वानुमान हो सकता है। तो जैसे अभी हम बजट जो समझेंगे, यदि भारत की बात करें तो कौन से वर्ष का बजट बन चुका है? अभी कौन सा वर्ष चल रहा है? 2021। लेकिन इसके साथ वित्त वर्ष जुड़ेगा तो कौन सा होगा? 22। हमेशा फाइनेंशियल ईयर में बात होती है, और फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। बीच में मोदी सरकार के कार्यकाल में ऐसी बात आई कि वित्त वर्ष को बदल देना चाहिए। इसको लेके जुलाई 2016 में एक कमेटी का गठन भी हुआ था, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको यदि सिंपल पूछे बजट होता क्या है, तो आप ध्यान रखिए, आपको बजट का मतलब ये समझना है कि भारत और राज्य सरकारें अपने आय और खर्च का पूर्वानुमान किस तरह से क्रिएट करती है, उसको हम क्या कहेंगे? बजट। यदि एक लाइन में पूछा जाए तो ये टाटा या अंबानी का बजट नहीं है, किसका बजट है? भारत सरकार का। क्लियर है? अब हम आगे आते हैं, थोड़ा सा इस शब्द पर भी जाते हैं, बजट है क्या? तो बजट एक शब्द से बना है जिसे कहते हैं ब्यूजे। क्या बोलते हैं इसको? ब्यूजे। कभी कभी पूछा जाता है बजट कहां से आया है, शब्द कैसे क्रिएट हुआ? तो ब्यूजे आप ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस की व्यवस्था में एक ऐसा शब्द था जिसका मतलब होता था चमड़े का बैग या थैला। 18वीं सदी में चमड़े के बैग या थैले में ब्रिटेन के एक वित्त मंत्री थे जिनका नाम था रॉबर्ट वॉलपॉल, और वो क्या करते थे, उस चमड़े के बैग में कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट जो आय और खर्च के होते थे उसको पूरा बनाकर संसद में लेके आते थे और उसका विवरण सुनाते थे। उनका उद्देश्य ये था कि ये डॉक्यूमेंट लीक नहीं होने चाहिए, इसीलिए वो एक चमड़े के बैग में उसको पैक करके लाते थे। जैसे चमड़े के बैग को वहां क्या कहा, लेदर बैग को क्या कहा जाता था? ब्यूजे। तो तब से ब्यूजे मतलब ये कहा जाता था कि वित्त मंत्री आज संसद में ब्यूजे लेके आएंगे। धीरे धीरे बनते 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 या बिगड़ते बिगड़ते वो शब्द क्या बन गया? बजट। उसका ग्रेप वाइन हो गया, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, और करते करते उसका एक सही शब्द आज के टाइम में जो पहचाना जाता है उसे क्या बोलते हैं? बजट। तो आपको पूछा जाए बजट शब्द किससे बना है? ब्यूजे से। सबसे पहले इसका प्रयोग 18वीं सदी में कौन से देश में हुआ? तो आप कह सकते हैं ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन में इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो एक नाम आ सकता है, रॉबर्ट वॉलपॉल। किसने किया था? रॉबर्ट वॉलपॉल। धीरे धीरे ये व्यवस्था पूरे विश्व में फैलती गई। ये माना गया कि संसद में सरकार के द्वारा बजट पेश करना जरूरी है। बजट एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, गोपनीय दस्तावेज होता है। जब तक बजट को संसद में नहीं लाया जाए तब तक उसकी सारी जानकारी को लीक रखना जरूरी है। अब आप लोग समझिए कि भारत में भी जब बजट बनता है तो जिस दिन बजट पेश होता है, वित्त मंत्री का स्पीच होता है, अभिभाषण होता है, उसी दिन हमें ये पता चलता है कि बजट में लाया क्या गया है। इसका मतलब उससे पहले बजट से रिलेटेड जितने लोग हैं उनके लिए हिदायत है कि वो सारी जानकारी उनको क्या रखनी है? कॉन्फिडेंशियल। यहाँ तक कि बजट बनाने वाला जो मुख्य विभाग है जिसका नाम है आर्थिक मामलों का विभाग, फाइनेंस मिनिस्ट्री में है। आप यदि दिल्ली में जाएंगे तो एक नॉर्थ ब्लॉक है, नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय है, और वित्त मंत्रालय के अंदर कुल 5 विभाग हैं। कितने विभाग है? 5। उसमें से एक इंपॉर्टेंट विभाग है जिसका नाम है आर्थिक मामलों का विभाग, जो बजट बनाता है। आप समझ लीजिए उसमें जितने अधिकारी, कर्मचारी या प्रेस से रिलेटेड लोग हैं, लास्ट जिस समय बजट पेश होना उन दिनों में तो वो वहीं रहते हैं, वो अपनी दीन दुनिया से, घर से, सब जगह से कट जाते हैं। उनको एक भी जानकारी बाहर नहीं करनी है, ये उनकी इंटीग्रिटी का सवाल होता है। फाइनली जिस दिन बजट लाना होता है उससे आप कहिए थोड़े समय पहले एक सेरेमनी होती है, ये लोग मुंह मीठा करने जैसा कुछ कॉन्सेप्ट करते हैं, जैसे हलवा सेरेमनी कहते हैं। हमारे देश में ये एक रीत रिवाज है कि कोई भी कार्य, शुभ कार्य करने से पहले क्या होना चाहिए? मुंह मीठा होना चाहिए। तो एक हलवा सेरेमनी होती है, और ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट लेके, अब चमड़े का बैग नहीं, अब ये आज के टाइम में एक सूटकेस बन चुका है। सूटकेस के ऊपर लिखा होता है आय व्यय का विस्तृत अनुमान 2021-22।
और हमारे देश का एक नेशनल हीरो उस दिन का कौन? वित्त मंत्री। बजट को लेके संसद आता है और स्पीच बोलता है, उसे वित्त मंत्री का अभिभाषण कहते हैं। उस दिन दुनिया को पहली बार पता चलता है कि सरकार आने वाले वर्ष में क्या क्या करना चाह रही है। उद्योगपति, एक बेरोजगार व्यक्ति जो कई तरह के एग्जामिनेशन दे रहा है, एक महिला, ठीक है, एक किसान, कई वर्गों के लिए बजट में कई तरह की बातें होती हैं। जनरली सत्ता पक्ष के लोगों से जब पूछा जाता है बजट कैसा बना, तो वो कहेंगे कि ऐतिहासिक बजट बना, आज तक ऐसा बजट आया ही नहीं है। विपक्ष के किसी व्यक्ति को पूछा जाए बजट कैसा है, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो, विपक्ष का व्यक्ति कभी नहीं कहेगा ये बजट अच्छा है, वो कहेगा इससे घटिया बजट आज तक नहीं बना। तो आप समझ लीजिए इस तरह की कई बातें होती है। तो बजट लाया जाता है, बजट निर्माण की एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया सितंबर महीने से शुरू हो जाती है। कौन से महीने शुरू होती है? सितंबर। 1 फरवरी को बजट भारत की संसद में प्रस्तुत किया जाता है सामान्यतः। कोई दिन अपने आप में निश्चित नहीं है, लेकिन अभी ये डिसाइड कर लिया गया है कि 1 फरवरी को बजट भारत की संसद में वित्त मंत्री के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। क्लियर है? कौन सी तारीख को? 1 फरवरी। पहले ये बजट फरवरी महीने की अंतिम तारीख को पेश होता था, लेकिन हाल ही में इस गवर्नमेंट ने काफ़ी बदलाव किए हैं बजटीय व्यवस्था में। बजट निर्माण की प्रक्रिया में इस सरकार के द्वारा किए गए कई बदलावों को भी हम लिखेंगे। क्लियर है? तो लिखिए आप थोड़ा सा कॉपी में। आप लिखिए, बजट आय व्यय का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। थोड़ा स्पीड से मैनेज करिएगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बजट आय व्यय का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आय व्यय का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये आने वाले वर्षों में किए गए कार्यों का अनुमान है। आने वाले वर्षों में करने वाले कार्यों का अनुमान है, यूं लिखिए, आने वाले वर्षों में करने वाले कार्यों का अनुमान है। आने वाले वर्ष में करने वाले कार्यों का क्या है? अनुमान है। बजट ब्यूजे शब्द से बना है। बजट ब्यूजे शब्द से बना है। बजट ब्यूजे शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य चमड़े का बैग या थैला है, लेदर बैग, जिसका तात्पर्य चमड़े का बैग या थैला है। अठारहवीं सदी में, 18th सेंचुरी में, 18वीं सदी में ब्रिटेन के मंत्री रॉबर्ट वॉलपॉल के द्वारा, ब्रिटेन के मंत्री रॉबर्ट वॉलपॉल के द्वारा बजट को संसद में पेश किया जाता था। बजट को संसद में पेश किया जाता था। ब्रिटेन की तरह भारत में भी बजट एक गोपनीय दस्तावेज है। ब्रिटेन की तरह भारत में भी बजट एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। ब्रिटेन की तरह भारत में भी बजट एक गोपनीय दस्तावेज है। ब्रिटेन की तरह भारत में भी बजट एक गोपनीय दस्तावेज है। प्रस्तुतिकरण से पहले इसकी जानकारी लीक नहीं होनी चाहिए। प्रस्तुतिकरण से पहले इसकी जानकारी लीक नहीं होनी चाहिए। ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, जब इसे पेश किया जाता है उससे पहले इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। प्रस्तुतिकरण से पहले इसकी जानकारी लीक नहीं होनी चाहिए। अभी के सिनारियो में देखें ना, तो बजट एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट भी है। गवर्नमेंट, आप ये कह सकते हैं कि ये
एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट है। इसके लिए अच्छा शब्द क्या है? ये राजनीतिक आर्थिक दस्तावेज है। क्यों? क्योंकि सरकार इसके माध्यम से अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या करती है? पूरे करती है। तो आप लिखिए, बजट राजनीति का महत्वपूर्ण साधन है। राजनीति का महत्वपूर्ण साधन है। सरकार इसके माध्यम से अपने आर्थिक राजनीतिक उद्देश्य पूरे करती है। अपने आर्थिक राजनीतिक उद्देश्य पूरे करती है। अपने आर्थिक राजनीतिक उद्देश्य पूरे करती है। ठीक है, नेक्स्ट अगली लाइन में, अच्छा, यदि कोई गवर्नमेंट बजट पेश करने के बाद उसे पास नहीं कर पाए तो हमारे देश की संसदीय व्यवस्था ये कहती है कि सरकार को अपने पद से क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। तो बजट को पास करना गवर्नमेंट के लिए उस पर्टिकुलर वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। बात समझ रहे हैं? यदि आज गवर्नमेंट बजट लेके आए बजट सेशन में और बजट पास नहीं हो तो सरकार को क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। तो आप लिखिए, यदि कोई सरकार बजट सेशन में यदि कोई गवर्नमेंट बजट सत्र में, बजट सेशन में बजट को पारित करने में असफल हो, बजट को पास करने में असफल हो, तो सरकार को पद से जाना पड़ता है। तो सरकार को पद से जाना पड़ता है। तो सरकार को पद से जाना पड़ता है। अर्थात सरकार में अविश्वास होता है। सरकार में क्या होता है? नो कॉन्फिडेंस, अविश्वास होता है। यदि हम पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें तो एक अविश्वास प्रस्ताव पारित होने जैसा हो गया ये। यदि बजट पास नहीं हो तो सरकार को जाना अनिवार्य है। सरकार को अपने पद से क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। देखिए आगे, अब कुछ बातें और, ये तो हम समझे बजट होता क्या है, बजट का अर्थ क्या है, बजट आया कैसे, इस तरह की बात। थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में देखें तो कुछ बातें हम बजट को लेके कर सकते हैं। सबसे पहले भारत की बात करें, चूंकि हम जानते हैं भारत कई सालों तक ब्रिटिश उपनिवेश रहा है। ब्रिटेन ने यहाँ पे आधिपत्य, अपना कब्जा जमाया। तो भारत में जिस तरह से ब्रिटेन का शासन रहा, कई ब्रिटिश पद्धतियाँ भारत में लागू हुई और उन्हीं में से एक क्या है? बजट है। क्योंकि चूंकि भारत में अंग्रेज पूरी तरह से सत्ताधीन थे। जब 1858 के गवर्नेंस एक्ट में, आपको याद होगा, ब्रिटिश शासन अधिनियम आया था 1858 में, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से भेज दिया गया और डायरेक्टली भारत में किसका शासन शुरू हो गया? ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया था। इस समय इस अधिनियम के माध्यम से कई बड़े बदलाव हुए थे। गवर्नर जनरल जो है उसका नाम बदल कर क्या किया गया? वायसराय। और वायसराय जो कैनिंग थे, फर्स्ट वायसराय जो थे, उनकी एक काउंसिल बनाई गई थी जिसका नाम था एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्या नाम था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसको हम कहते हैं कार्यकारिणी परिषद। क्या कहेंगे? कार्यकारिणी परिषद। इसके एक मेंबर थे, इसके एक सदस्य थे, और ये बात है लगभग 1860 ईस्वी के आसपास। सदस्य जिनका नाम था जेम्स विल्सन। क्या नाम था? जेम्स विल्सन। ये पहले ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने भारत में बजट पेश किया था। तो कभी कभी बजट निर्माण में इतिहास में आपको कुछ पूछ लिया जाए, ऐसा सवाल बन सकता है कि पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत में बजट पेश किया, तो आपको यहाँ पूरी बात को स्पष्ट करना है कि जब भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ तो वहाँ गवर्नर यानी वायसराय की, गवर्नर जनरल जिसे वायसराय कहते थे, उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जैसे हिंदी में हम क्या कहेंगे? कार्यकारिणी परिषद। उसके एक मेंबर थे जिनका नाम क्या था? जेम्स विल्सन। इन्होंने सबसे पहले बजट पेश किया। इसके बाद का डेवलपमेंट कैसा रहा? 1892 में एक और एक्ट आया था जिसका नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम।
इसमें पहली बार बजट पर बहस करने या चर्चा करने की अनुमति दी गई। जो भी मेंबर होते थे उस समय की, आप कहिए विधान परिषद या जो भी उस समय की लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी, उसके अंदर कई लोग आते थे और उसमें बजट पर बहस करने की अनुमति सबसे पहले कौन से एक्ट में दी गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें पहली बार ये अधिकार दिया गया कि आप बजट पर क्या कर सकते हैं? चर्चा कर सकते हैं। आज बजट पे चर्चा अपने आप में एक सेशन कहलाता है और वो साल का सबसे पहला सेशन होता है। लेकिन इस तरह की प्रक्रिया सबसे पहले कब शुरू हुई थी? भारत परिषद अधिनियम 1892। थोड़ा और आगे बढ़े, धीरे धीरे भारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन या एक उद्यम डेवलप हो गया था, जिसका क्या नाम था? रेलवे। तो रेल अपने आप में एक उद्यम बन चुका था। रेल का नेटवर्क धीरे धीरे डेवलप हो चुका था। लॉर्ड डलहौजी के बाद से रेलवे भारत का एक इंपॉर्टेंट एंटरप्राइज बन गया था। और एक ऐसा टाइम आया कि एक कमेटी ने रिकमेंड किया कि रेल का बजट अलग से पेश होना चाहिए। तो 1920-21 में विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। विलियम एकवर्थ, तो इसका नाम एकवर्थ कमेटी है। एकवर्थ कमेटी ने 20-21 में गठित होने के बाद में ये कहा था कि हमारे देश का जो आम बजट है, उस समय ब्रिटिश व्यवस्था में बजट बनना शुरू हो गया था, उस पर चर्चा होती थी। आम बजट से कौन सा बजट अलग होना चाहिए? रेल बजट। आम बजट से रेल बजट सेपरेट होना चाहिए, अलग से पेश होना चाहिए। इसका लॉजिक भी दिया था उन्होंने कि रेलवे अपने आप में उद्यम है और वो लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करता है, जबकि बजट में कई तरह के सोशियो टास्क भी होते हैं, मतलब सामाजिक उद्देश्य के कार्य भी होते हैं। इसलिए रेलवे का एक अलग से बजट आना चाहिए और इससे रेलवे का डेवलपमेंट भी होगा। इस बात को उस समय की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने मान लिया। 1924 में आम बजट जो है वो रेलवे के, या ये कहें कि रेल बजट अलग से पेश होने लगा। तो आप ये कह सकते हैं 1924 से लेके आज तक, मतलब आज़ादी के कई सालों तक, या ये कहें 2017-18 तक भारत में क्या होता था? 2 बजट सिस्टम था। मतलब क्या था? द्वि बजट प्रणाली। एक आम बजट आता था जिसमें पूरे देश का बजट, और एक अलग से बजट आता था राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि रेलवे संघ सूची का विषय है। रेलवे पे राज्य कोई भी टास्क नहीं कर सकते। तो केंद्र में 2 बजट आते थे, कौन से? आम बजट और रेल बजट। लेकिन हाल ही में कुछ वर्षों पहले जो मोदी 1.0 यानी पिछला कार्यकाल था सरकार का, उसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 में पहली बार आज़ादी के बाद से रेल बजट को अलग से पेश करना बंद किया और ये कहा कि रेल बजट अब आम बजट का ही पार्ट होगा। रेलवे अपने आप में PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इसको अलग से बजट के रूप में लाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो 2 बजट सिस्टम था, यानी द्वि बजट प्रणाली थी, वापस से भारत में क्या बन गई? सिंगल बजट सिस्टम। कब से? 2017-18। क्लियर है? ये बात आपको समझनी है। तो बजट को लेके कुछ ऐतिहासिक बातों पे हमें जाना है। धीरे धीरे बजट जो पेश होने लगा, देश आज़ाद हुआ, उसके बाद की स्थिति समझिए। 1946 में हमारे देश में एक गवर्नमेंट बनी थी जिसका नाम था इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार में एक वित्त मंत्री थे जिनका नाम था लियाकत अली। हालांकि बाद में इनको अक्षम होने के आधार पर पद से हटाया गया। अपने आप में देश में पहला ऐसा ही मामला है कि किसी वित्त मंत्री को अक्षमता के आधार पर उसके पद से क्या किया? हटा दिया गया। इसके बाद में देश आज़ाद होने के बाद 47 में नेहरू, पंडित नेहरू की अध्यक्षता में सरकार बनती है और इसमें जो वित्त मंत्री थे उनका नाम था R.K. षणमुखम सेठी। वित्त मंत्री का रोल इतना इंपॉर्टेंट मैं बार बार क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बजट पेश कौन करता है? वित्त मंत्री। तो भारत के पहले वित्त मंत्री किसका नाम कहा जाएगा? षणमुखम सेठी। रिपब्लिक इंडिया, जब देश का संविधान बना तो बजट पेश करने वाले पहले व्यक्ति थे कौन? जॉन मथाई। और इन्होंने ही देश में एस्टिमेशन कमेटी के गठन का, जो आज के टाइम में बजट को लेकर कई सलाह देती, आगे डिटेल में आएगा, प्राक्कलन समिति के गठन का सुझाव भी जॉन मथाई ने दिया था। ये सारी बातें हमें लिखनी है। इसके बाद कई बार बजट पेश करने का जो श्रेय जाता है, एक भारत के प्रधानमंत्री थे जो नेहरू सरकार में कई बार वित्त मंत्री के पद पे रहे, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने देश में 10 बार बजट पेश किया। कितनी बार? 10 बार। पी चिदम्बरम नाम सुना होगा आपने, और उन्होंने 9 बार बजट पेश किया। तो कई बार ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन बजट निर्माण की प्रक्रिया में आपसे पूछे जाते हैं, तो आप लिख लीजिए पैरा छोड़ के। आप ये कह सकते हैं बजट निर्माण का इतिहास। बजट निर्माण का इतिहास।
बजट निर्माण का इतिहास। लिखिए, भारत में शासन की अधिकांश पद्धतियां, भारत में गवर्नेंस की अधिकांश पद्धतियां मतलब मेथड्स, गवर्नेंस के ज़्यादातर मेथड्स जो है, भारत में शासन की अधिकांश पद्धतियां मतलब क्या? मेथड्स। भारत में शासन की अधिकांश पद्धतियां ब्रिटिश व्यवस्था की देन है, ब्रिटिश सिस्टम की देन है। भारत में शासन की अधिकांश पद्धतियां ब्रिटिश व्यवस्था की देन है। इसी तरह बजट भी सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में 1860 ईस्वी में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य, वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके मेंबर, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य, क्या नाम था? जेम्स विल्सन द्वारा, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया, पेश किया गया। अगली लाइन में लिखिए, भारत परिषद अधिनियम 1892 में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892 में सर्वप्रथम बजट पर चर्चा शुरू हुई। सबसे पहले बजट पर चर्चा, बजट पे चर्चा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज भी बजट पे चर्चा शुरू हुई। अगली लाइन में, उन्नीस सौ 20-21 में गठित 1920-21 में गठित स्टैब्लिश हुई थी। कब? 1920-21। मैं रेल बजट को अलग करने की बात समझा रहा हूं। 1920-21 में गठित विलियम एकवर्थ कमेटी की सलाह से, विलियम एकवर्थ कमेटी की सलाह से 1920-21 में गठित विलियम एकवर्थ कमेटी की सलाह से रेलवे को रेलवे को 1924 में 1924 में आम बजट से अलग किया गया, आम बजट से अलग किया गया। रेलवे को आम बजट से अलग किया गया, अर्थात भारत में डबल बजट सिस्टम, द्वि बजट प्रणाली, डबल बजट सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ, लागू हुआ। डबल बजट सिस्टम लागू हुआ। डबल बजट सिस्टम लागू हुआ। अच्छा, आज भी आपसे पूछा जाए रेलवे क्या है, एक नोट करके लिखिए आप। रेलवे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र का, गवर्नमेंट सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर का उपक्रम है, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट की कंपनी के फॉर्म में काम करता है। तो क्या कहेंगे आप? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू है। शॉर्ट में क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? पीएसयू है। लिखा आपने? रेलवे क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसी के साथ लिखिए, रेलवे संघ सूची का विषय है, सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट।
सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। रेलवे संघ सूची का विषय है। इसीलिए रेलवे पर निर्णय केवल केंद्र के अधीन है। रेलवे पे जो भी डिसीजंस होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी या यूनियन गवर्नमेंट लेगी। ज़्यादा अच्छा शब्द है, सेंट्रल कहना सही नहीं है, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, संघ सरकार लेगी। राज्यों को ये अधिकार नहीं है, राज्यों को ये अधिकार नहीं है। अब एक सवाल और पूछा जा सकता है कि रेल बजट आम बजट से कब अलग हुआ? कौन से वित्त वर्ष में अलग हुआ? 17-18, यानी 1 अप्रैल 2017 से आप ये कह सकते हैं रेल बजट आम बजट से क्या हो गया? 17-18। तारीख भी पूछे तो 1 अप्रैल 2017, ठीक है, क्योंकि 17-18 का बजट है ये, इस तरह से आप कह सकते हैं। लिखिए, आप तो वित्त वर्ष के तौर पे लिख लीजिए। आप लिखिए 2017-18 में वित्त मंत्री अरुण जेटली के नेतृत्व में, लीडरशिप में, 2017-18 में वित्त मंत्री अरुण जेटली के नेतृत्व में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। रेल बजट को आम बजट में जोड़ा गया। रेल बजट को आम बजट में जोड़ा गया। रेल बजट को आम बजट में जोड़ा गया। ऑब्लिक विलय कर दिया, ये वर्ड लोग यूज कर सकते हैं, मर्ज कर दिया, ठीक है, विलय कर दिया। तो अब पूछा जाए भारत में कैसा बजट सिस्टम है, तो आप कहेंगे एकल या इंटीग्रेटेड, हिंदी में एकीकृत। क्या शब्द बन सकता है? तो लिखिए, अर्थात वर्तमान में भारत में एकल ऑब्लिक एकीकृत, यानी सिंगल ऑब्लिक इंटीग्रेटेड, एकल ऑब्लिक एकीकृत बजट व्यवस्था, बजट प्रणाली लागू है। अब रेल बजट अलग से नहीं आता है, रेल बजट आम बजट के साथ शामिल है। जबकि पहले ऐसी परंपरा थी, मैं आपको समझाऊं बात। देखिए, जिस दिन आम बजट आता था, पेश होता था, उससे 1-2 दिन पहले वित्त मंत्रालय ही पिछले वित्त वर्ष का एक पूरा सर्वे लेके आती है, जिसे क्या बोलते हैं? आर्थिक समीक्षा। मान लीजिए मैं ये कहूँ 1 फरवरी को आज भी बजट पेश होता है, तो लगभग 31 जनवरी या 30 जनवरी के आसपास क्या पेश होगी? आर्थिक समीक्षा। यदि बजट 2020-21 का है तो आर्थिक समीक्षा कौन से वर्ष की होगी? यदि बजट 2021-22 का हो तो 20-21, और 20-21 का है तो आर्थिक समीक्षा कौन से वर्ष की होगी? 19-20। पहले यह परंपरा थी कि आर्थिक समीक्षा से 1-2 दिन पहले केंद्र में क्या होता था? रेल मंत्रालय, अलग से एक मिनिस्ट्री जिसका क्या नाम है? रेल मंत्रालय, और वहां पे रेल मंत्री के माध्यम से बजट पेश होता था। यानी रेल बजट पूरी तरह से वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं था। समझ गए? कौन बनाता था? रेल मंत्रालय, और रेल मंत्री उसको पेश करता था। लेकिन अब ये सिस्टम सारे इंटीग्रेटेड हो गए, सारे आम बजट में मर्ज हो गए। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़िए, अगली लाइन में आप लिखिए, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री, स्वतंत्र भारत के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जो है, नाम याद रखना, थोड़ा अजीब सा भी है, आर.के. षणमुखम सेट्टी। आर.के. षणमुखम सेट्टी। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? आर.के. षणमुखम सेट्टी, ठीक है। इसी तरह से गणतंत्र भारत किसे कहते हैं? संविधान लागू होने के बाद। तो आप लिखिए, गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री, गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री
भारत के पहले वित्त मंत्री जॉन मथाई, क्या नाम है? जॉन मथाई। जॉन मथाई थे जिन्होंने ही 1950 में एस्टिमेट कमेटी के गठन का सुझाव दिया। प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी, जिन्होंने ही प्राक्कलन समिति के गठन का सुझाव दिया, एस्टिमेट कमेटी के गठन का सुझाव दिया। 1950 में ये कमेटी बनी थी, एस्टिमेट कमेटी। इसको एस्टैब्लिश करने का कार्य, या कहेंगे इसे गठित करने का सुझाव किसने दिया था? जॉन मथाई। ठीक है, नेक्स्ट।